नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं बीजेपी लीडर सम्मानित श्री मनोज जी मिश्रा। मनोज जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में। धन्यवाद मुले जी। आपको देखा जाता है काफ़ी एक वॉरियर के रूप में, यूँ कहे कि एक योद्धा के रूप में लगातार पिछले 2.5 दशक से, यूँ कहे कि पिछले 25 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे, सामाजिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे, साथ ही आपके आध्यात्मिक आयोजन जो होते हैं, धार्मिक आयोजन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहेंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता कौन है, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही है? मैं सर्वप्रथम तो मेरे पिताजी का नाम आपको बताना चाहूँगा जी। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री रामकिशोर जी मिश्रा जी शिक्षा विभाग में एक क्लर्क के पद पर एलिया सेंटर लाइब्रेरी जी रीगल चौराहे पे हाईकोर्ट के बगल में जी, वहीं पर उन्होंने नौकरी करी अपना पूरा जीवन भर जी। वहीं पे हमको सरकारी मकान मिला था, वहाँ पे मेरा जीवन जन्म हुआ था जी। हमारे 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें 2 भाई हैं जी, और पापा अकेले थे घर में कमाने वाले जी। तो शुरुआती जीवन जो हमारा रहा, हमने बहुत मतलब मध्यम परिवार के रहे हैं जी, और चारों भाई बहन की जो शिक्षा है वो सरकारी स्कूल में रही है। काफ़ी संघर्षशील जीवन रहा। जी हाँ जी। मेरा शुरुआती जो शिक्षा थी मेरी जी, वो शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 40 है CRP लाइन में, वहाँ पे रही है जी। फिर 9th में मैं HGS नंबर 1 वहाँ पे रहा, 12th तक वहाँ रहा। उसके बाद में फर्स्ट ईयर BCom फर्स्ट ईयर और MCom जो करा क्रिश्चियन कॉलेज से करा है जी। और जब मैं BCom में था जी, जब भी मेरा राजनीतिक करियर भी चालू हो गया था। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो 94 से मैं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ जी। और आप लोग भाइयों के आदेश अपने आशीर्वाद से सभी लोग जो हमारे परम आदरणीय श्री तुलसी लॉर्ड जी का जो हमको मार्गदर्शन मिलता रहा जी, तो अब राजनीतिक क्षेत्र में आपके सभी लोगों के आशीर्वाद से परिपूर्ण हो चुका हूँ जी। और जीवन में प्रत्येक प्रकार का जो संघर्ष होता है जी, इतनी उम्र में मैं सब देख चुका हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से हमारी आपसे चर्चा हो रही थी इंटरव्यू से पहले, तो आपने काफ़ी साफ गोई के साथ में, यूँ कहें कि काफ़ी बेबाकी के साथ में, बहुत कम लीडर होते हैं जो कि एक मुकाम पाने के बाद में अपने गर्दिश काल को याद करना चाहते हैं, लेकिन आप में वो खूबी है, आप हमेशा सत्य के करीब रहना पसंद करते हैं। इसलिए आपने वो सारी बातें हमसे शेयर की जो शायद आज के दौर में एक सामान्य व्यक्ति नहीं करता, वो छुपाना चाहता है कि मैंने इतना संघर्ष किया। आपने जब व्यावसायिक रूप से एक हॉकर के रूप में अपना जीवन शुरू किया था पढ़ाई के साथ साथ, उन दिनों की स्मृति को किस तरह आज याद करते हैं? मेरे को याद है 92 में हमारे पापा रिटायर हुए थे जी, और हम वहाँ सरकारी मकान खाली करके यहाँ स्कीम नंबर 54 वाले मकान में रहने आए थे जी। तो मैंने खुद ने मेरे पापा को बोला कि अब आप रिटायर होगा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरा खर्चा स्वयं उठाऊँ जी। तो सर्वप्रथम मैंने मेरे एक मित्र थे संजय आडिया, उनसे प्रेरणा लेके मैंने पेपर आकर के रूप में अपना बिजनेस चालू करा जी। मेरे पापा भी बहुत अलग मिजाज के थे, उन्होंने कभी मेरे उस चीज़ का विरोध नहीं करा कि बेटा तू क्यों आकर का काम चालू करा। उन्होंने मेरे को और प्रेरणा दी कि बड़ी अच्छी बात है। क्या बात, जिसमें कि वो इंदौर के अंदर एलिया सेंटर लाइब्रेरी में बुक लिफ्टर के पद पे थे, उनको इंदौर के सारे लोग एलिया में अपने लाइब्रेरी वाले मिश्रा जी के नाम से जानते थे जी। तो उन्होंने मेरे को कुछ मना नहीं करा। मैंने मेरे व्यापार, मैंने पेपर की 6 बंदियाँ ली, उसमें मेरे घर की भी बंदी थी। मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरणा दी कि बेटा तू घर में भी पेपर डालना, तेरे को यहाँ का भी पेमेंट दूंगा जी। और मुझे याद है कि आता उस टाइम दैनिक भास्कर का बिल 45 रुपये 46 रुपये कुछ बनता था जी जी। तो मैंने 6 पेपर की बंदी से चालू करा और धीरे धीरे मेरी 250-300 बंदियाँ हो गई थी जी। और पेपर बांटते बांटते मैंने सर्वप्रथम पार्षद का भी चुनाव लड़ा। क्या बात है, कहीं ना कहीं आप एक लकी मैन के रूप में पहचाने जा सकते हैं। जिस तरह से आपने वार्ड जो है आपका 54 नंबर स्कीम में 74 की बात की जाए तो आपको काफ़ी आशीर्वाद मिला लगातार। आप के द्वारा यूँ कहे कि आपकी पत्नी संपदा मिश्रा ने 2 चुनाव लड़े, और कहीं ना कहीं यूँ कहे कि जब भी महिला आरक्षण होता था तो कांग्रेस की ओर से संपदा मिश्रा ही खिला लड़ाते नजर आती थी। और आप में एक खूबी है कि आप काफ़ी वोट भी बटोर ले जाते थे, जबकि देखा ही जाता था कि उन दिनों में भारतीय जनता पार्टी का वजूद जो है काफ़ी उभरता हुआ था, काफ़ी निखरता हुआ था, और सर्वाधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हुआ करते थे। बावजूद इसके आप कांग्रेस से किला लड़ाते थे, आखिर क्या सोच थी, क्या विचारधारा थी? मेरे को जहाँ तक याद है कि समाज सेवी करने का एक माध्यम होता है राजनीतिक। बिल्कुल, मेरी ऐसा सोच है कि अगर अपन राजनीतिक कर रहे हैं जी, तो उसको व्यवसाय का केंद्र ना बनाए। क्या बात है, पब्लिक के एक आम जनमानस के बीच में अपनी ऐसी छवि बनाए जी कि अपन उनके लिए सुख दुख के सारथी बन के खड़े रहे जी। मैं 94 में जब नेतागिरी में उतरा था राजनीतिक क्षेत्र में जी, तो NSU के अंदर सर्वप्रथम मेरे को संजय शुक्ला जी ने राजनीतिक क्षेत्र में जोड़ा था। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे बोला कि तू दिन भर लोगों की सेवा करता है, निस्वार्थ करता है, तो एक पद ले ले। तो पद के माध्यम से तेरे को पावर मिलेगा।
क्या बात। तो तू राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से लोगों की और समाज सेवी के रूप में काम कर सके। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने उनकी प्रेरणा लेके एनएसयू के अंदर महामंत्री का पद लेके मेरी राजनीतिक जीवन चालू करा था। जो मेरा आज तक का सिद्धांत है कि मैं नेतागिरी अगर कर रहा हूँ तो कोई अपने पास में कुछ काम लेके आया तो अपनी जितनी अपनी मतलब हिम्मत है अपन उसके हिसाब से उसके काम को कर सकें जी। और यही हमारा राजनीतिक गुरु तुलसी सिलावट जी का भी महत्व रहता है। तो उनके घर पर जो आदमी आया है तो खाली हाथ नहीं जाए, वो जो काम लेके आया है उसका काम को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। यही कारण है कि इस बार हमको ऐतिहासिक जीत मिली है। क्या बात है। कहीं ना कहीं अब तो आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर के रूप में पहचाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसे लकी लीडर भी कहलाएंगे जो कि समय रहते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तुलसी सिलावट जी श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के बहुत सारे सिंधिया जी के समर्थक विधायक जो है अपना इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी में आए और आज पूरा के पूरा परिदृश्य बदल चुका है। क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन आप एक ऐसे बढ़िया व्यक्ति रहे जिन्होंने समय रहते पार्टी शिफ्ट की, वह भी अपने नेता के चलते, तुलसी सिलावट के चलते। कितना सुखद मानते, कितना सार्थक मानते आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आते हैं। जब से भैया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी जी, उस टाइम हमने आधे घंटे बाद हमने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था जी। और पिछले मार्च से लेकर अभी तक जी, बहुत अच्छा हमको एक अनुभव हुआ इस चुनाव में, उज्जैन अपने सामेर विधानसभा चुनाव में। जी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है जी, उसने ये उसका जो सिस्टम है जी, उनके जो अनुशासन है, बिल्कुल सही कहा। वो मुझे बहुत पसंद आया। जी, उनके जो कार्यकर्ताओं की लगनशीलता रहती, पार्टी के प्रति वफादारी है, जी, मुझे बहुत पसंद आया। पिछले 6-8 महीने मैंने भी आपको बताया इंटरव्यू के पहले जी, कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से इतना प्रेम हो गया है जी, और हिंदुओं के प्रति उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है। जी, कहीं ना कहीं पहले हमको कांग्रेस में लगता था कि अपन कहीं ना कहीं अपने हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहे हैं, जी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में आए उनका संगठन का जो कार्यशैली जी। है उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित जी। हूँ। और अब मुझे लगने लग गया है कि हमारे राष्ट्रीय लीडर आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो कदम उठाया था, उसके बाद हमारे तुलसी बहन हमारे जो परिवार के मुखिया है उनके साथ में हम जो पूरी ग्रुप में कदम उठाया वो सराहनीय था। और आज हमको बड़ी खुशी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आपको 2 चुनाव लड़ने के मौके मिले एज ए कॉर्पोरेटर। अब तो आप भावी पार्षद के रूप में पहचाने जा रहे हैं, चर्चाओं में है इंदौर शहर में, क्योंकि खूब चर्चित चेहरे होते हैं और लगातार चर्चा होती है कि यदि तुलसी सिलावट जी यदि किसी को टिकट दिलाना चाहे, विधानसभा क्षेत्र मांग 2 की बात की जाए तो उन्हें भी कुछ ना कुछ 1 से 2 टिकट उन्हें मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं पहले नंबर पे आप जैसे लीडर का नाम लिया जाता है, क्योंकि आपका कृतित्व देखा जाता है, आपकी सक्रियता देखी जाती है। आप लगातार 2 चुनाव लड़े हैं, आपको बहुतायत में लोगों ने पसंद भी किया है। कितनी खुशी होती है इस तरह की चर्चाएं सुनकर? खुशी तो बहुत होती है। उसका रीजन है कि मैं जब कांग्रेस पार्टी से 2 बार लड़ा जी, तो सिर्फ मेरे को यहाँ के जो मतदाता मेरे जो परिवार के लोग, उन लोगों ने मुझे बोला कि सिर्फ पार्टी के कारण हारा है यहाँ पे। बिल्कुल, पार्टी गलत थी तुम्हारी। अब चूंकि पार्टी मेरे परिवार मेरे चरित्र के अनुसार मेरी पार्टी भी हो गई है। जी, जी, और दूसरा क्या है कि मेरा ब्राह्मण समाज के माध्यम से जिस क्षेत्र के जो विधायक हैं आदरणीय श्री रमेश बंदोला जी, मैं उनके साथ में सर्व ब्राह्मण युवा संगठन का यहाँ का विजयनगर इकाई का अध्यक्ष हूँ। उनके साथ में मैंने ब्राह्मण समाज की बहुत सेवा करी है। ब्राह्मण समाज के काम कर रहे हैं, सामूहिक विवाह का जितने भी आयोजन कर रहे हैं मैंने रमेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करा है। और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया और हमारे लीडर तुलसी सिलावट जी विधायक बन चुके हैं और रमेश जी मुझे ऑलरेडी पहले से ब्राह्मण समाज के माध्यम से देख चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ सकता हूँ। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति है उसके अनुसार कार्य करके इस बात को और मजबूती प्रदान कर सकता हूँ। क्या बात है मनोज जी, जिस तरह से आपके लिए अनुकूलता वाला माहौल लगातार बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि आपने जो बोया है पिछले 2.5 दशक में राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि कई बार पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती, कई बार व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, और भी कॉर्पोरेटर की जहाँ बात होती है वहाँ कहते हैं कि पार्टी का कम असर देखा जाता है और व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का कृतित्व, उसका सामाजिक आधार, इन सभी चीज़ों को देखकर मतदाता कहीं ना कहीं उस नेता को वोट देता है, साथ ही उसके साथ दिखाई देता है और वो सारी खूबी आपके भीतर देखी जा रही। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह से आपने बताया कि सामाजिक स्तर पर तो आप काम करते ही, लेकिन धार्मिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं। किस तरह के आयोजन होते हैं धार्मिक क्षेत्र में? हमारे 54 में, स्क्रीन नंबर 54 में खेड़ापति हनुमान मंदिर है जी, बाबा का आशीर्वाद है हनुमान जी का जी। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जब भी हनुमान जयंती आती है तो 3 दिन का आयोजन होता है जी। वो आयोजन के पीछे, पूरी पर्दे के पीछे मेरे भाइयों की पूरी तैयारी रहती है, फ्रंट में मैं रहता हूँ जी। और बाकी जो धार्मिक यात्रा रहती है, जैसे अमरनाथ यात्रा पर जाने का मुझे शौक है, पिछले कई वर्षों से मैं जा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत। और जो समय समय पे कार्यक्रम होते हैं, वो भारतवर्ष में जो अपने धार्मिक आयोजन होते हैं, अपने त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों पर भी मैं कहीं ना कहीं पीछे अपने परिवार के साथ में भगवान के
आध्यात्मिक रूप में पीछे नहीं हटता। बिल्कुल सही कहा। मनोज जी, एक विशेष बात देखी गई, आप जैसे जो सेवा के कार्य करने वाले जो लीडर है, कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, कोविड काल पिछले दिनों खूब महामारी फैली शहर में, आज भी अगर बात की जाए वैश्विक महामारी की, तो वापस एक बार जो पेशेंट है वो कोविड के बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक दौर ऐसा आया था जो आप जैसी शख्सियतें जो कि सेवा के कार्य में पहले से कहीं ना कहीं संलग्न है, उनको काफ़ी काम करने का मौका मिला। यूँ कहीं कि एक अवसर था जो कि भरसक सेवा कर सकते थे निर्धन परिवारों की। आपके द्वारा, क्योंकि आप तो बीजेपी में शामिल हो चुके थे तब, किस तरह की मदद वार्ड की बात की जाए या निर्धन परिवारों की बात की जाए, उन तक आपके द्वारा पहुँचाई गई है? जैसे ही कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन लगा जी, तो वार्ड के कुछ लोगों की समस्या की खबर आई कि भैया उनके वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है राशन की। जी, तो पहले तो मैंने मेरे स्तर पर यहाँ पर राशन की व्यवस्था करी। जी, फिर बाद में मैं पिछले 2007 से तुलसी विवाह का मांगला सेक्टर देख रहा हूँ। जी, मांगला सेक्टर में भी बहुत से गाँव में बिज्जू खड़ी है, राम पिपलिया है, कि जहाँ पर लोगों की तकलीफ आई, वहाँ से फोन आया कि भैया हमको राशन की प्रॉब्लम आ रही है। जी, तो ये चीज़ों को मैंने भैया के नॉलेज में बात डाली तुलसी भाई का। तुलसी भाई ने मुझे भरपूर राशन उपलब्ध कराया। जी। और कोरोना काल में मैंने इस वार्ड में भी भैया से भी मदद मांगी कि भैया इस वार्ड में भी मुझे राशन के पैकेट लगेंगे, तो भैया ने मुझे राशन के पैकेट यहाँ पे भी उपलब्ध कराया। बाकी छिपरा मंडल में जी, मेरे ख्याल से कोरोना काल में कम से कम 9,500-10,000 राशन के पैकेट आदरणीय तुलसी सिलावट जी के माध्यम से मैंने बांटे। जी, और उसके अंदर मैंने बिल्कुल कोरोना मेरे को हो जाएगा या कोई भय चिंता मैंने बिल्कुल नहीं पाली, भीड़ में घुस के बांटे जी। और बहुत आनंद आया लोगों और से। यही कारण रहा कि एक बार आपको भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया और आप एक कोविड योद्धा के रूप में भी आप उस लड़ाई को भी जीतकर कहने के 2021 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जब आप भावी पार्षद के बतौर पहचाने जाएंगे। एक बात और आपके भीतर देखी जाती है, आप राजनीति दिमाग से नहीं दिल से करते हैं, इसलिए आपने सिंधिया जी के नाम से फैंस क्लब भी बना रखा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या आपके मन में था कि ज्योतिराज सिंधिया के नाम पर एक क्लब की स्थापना की जाए और युवाओं को जोड़ दिया जाए? श्रीमंत सिंधिया फ्रेंड्स क्लब की स्थापना हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अक्षय सक्सेना जी, उन्होंने बड़े महाराज माधवराव सिंधिया जी के टाइम पे करी थी। क्या बात? जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में था उस दरमियान मेरा उनसे संपर्क हुआ, तो उन्होंने मुझे अपने क्लब के बारे में जानकारी दी। तो मैंने उनको बोला भैया मैं इसका अध्यक्ष, उन्होंने मुझे बोला कि आप इंदौर के जिला अध्यक्ष बन जाइए। तो मैंने उनको पहले बोला कि भैया मेरे आस्था महाराज के प्रति है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं तुलसी सिलावट जी, पहले मैं उनसे आज्ञा ले लूँ। मैंने उनको जाके बताया, तुमने बोला ये क्लब तुम्हारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, पिछले कई वर्षों से मैं जानता हूँ, तो तुम इसका अध्यक्ष बनो। हम उसके अध्यक्ष बना और अध्यक्ष बनने के बाद में मैं श्रीमंत सिंधिया फ्रेंड्स क्लब के माध्यम से इंदौर में एक नई टीम खड़ी करी है, प्रदेश में एक नई टीम खड़ी करी है, और हम आदरणीय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। और समय समय पर हमको पूरे प्रदेश में कोई भी तकलीफ आती है तो हमारे तुलसी सिलावट जी हमारे को पूरा समर्थन देते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। क्या बात है मनोज जी, आपके भीतर एक विशेषता देखी जाती है, आपका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसमें भी एक विशेषता देखी जाती है कि आपको आपकी अर्धांगिनी का खूब साथ मिलता है। जिस तरह से आपके कहने पर उन्होंने 2 पार्षद के चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वो भी अपने आप में एक भाग्यशाली, एक लकी लीडर के रूप में पहचानी जाती, क्योंकि इतने कम समय में लगातार 2 चुनाव लड़ना, अच्छे वोट पाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ने के कारण, जिस तरह से आप बताते हैं कि कांग्रेस में होने के कारण आपको बार बार हार का मुंह देखना पड़ता था। अब स्थितियाँ चूँकि अनुकूल हो गई है, पत्नी कितनी मदद कर रही है, इन दिनों चुनावी तैयारी किस तरह से की जा रही है? मेरी जो पत्नी है वो पिछले 2 बार से सामान्य महिला वार्ड हुआ है जी, तो मैंने उसको बोला कि चुनाव तुमको लड़ना है यहाँ से जी, पार्टी के आदेश से। जी, वो चुनाव लड़ी और चुनाव के दौरान उन्होंने घर की जो जिम्मेदारी रहती है उसका भी सफलतापूर्वक निर्वाह करा। जी, और चुनाव में आपको मालूम है जनसंपर्क करना, अनेकों प्रकार की संघर्ष करना पड़ता है, बिल्कुल कड़ी चुनौती कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने उसका निर्वाह सफलतापूर्वक करा। और अब चूंकि सामान्य पुरुष हो गया है तो मैं इसका दावेदार हूँ यहाँ के वार्ड का, लेकिन मैंने मेरी श्रीमती को बोला तो मेरा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के रूप में मेरा सहयोग करती है जी। और आज भी मैं अगर भैया जैसे अभी चुनाव में था, मैं सांवेर विधानसभा में पिछले 2-3 महीने से लगा रहा, तो ये वार्ड की कोई बहुत सारी समस्याओं को मेरी पत्नी ने अपने स्तर पे हल करने की कोशिश करी है और बहुत हद तक सफल रहती है। अब यदि बात की जाए सीधे सीधे गोल की, तो केवल एक ही गोल है, इंदौर में होने वाला नगरीय निकाय चुनाव। हाँ, जितने अभी तक टारगेट जो थे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे 28 सीटों को लेकर, लेकिन अब जो टारगेट है इंदौर के अंदर जितने भी उम्मीदवार थे जो अपन को अपना पार्षद के रूप में देखना चाह रहा था, उसमें मैं भी हूँ। स्वाभाविक रूप से सब आदमी अपना राजनीतिक कैरियर देखना चाहता है, बिल्कुल स्वाभाविक उम्मीदवार ही होते हैं। जनता तो ये है कि राजनीतिक के अंदर लोगों की नजर नगरीय निकाय चुनाव पर है और वार्ड के अंदर
यहाँ पर भी बहुत सारे उम्मीदवार, मैं अकेला नहीं हूँ जी। और सभी उम्मीदवारों से मैं यही बोलना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जी कि जो भी टिकट लाएगा भारतीय जनता पार्टी का, मैं तन मन धन से उसको साथ दूंगा। क्या बात है। और अगर मुझे पार्टी देगी तो वो लोग मेरा साथ दें। और ऐसे हमारे यहाँ के जो यशस्वी विधायक रमेश मेंदोला जी, जी वो सभी लोगों को यहाँ पर जो टिकट वितरण करते हैं उसके बाद में सभी पूरा संगठन उनका साथ देता है और सफलतापूर्वक चुनाव का निर्वाह करते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, आपको मालूम है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से एक नया समीकरण राजनीति से इंदौर में बनता दिखाई दे रहा है और वो नया समीकरण के रूप में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए तुलसी सिलावट जी, रमेश मेंदोला जी जो कि क्षेत्रीय विधायक है, दोनों ही साथ साथ कदमताल करते दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो कृतित्व है जो पिछले 7 महीनों में चाहे तुलसी सिलावट जी ने देखा हो चाहे रमेश मेंदोला जी ने देखा हो, कहीं ना कहीं वो भी कोशिश यही करते कि जो कृतित्ववान लोग हैं, जो ज़मीन पर काम करते, सक्रिय रहते, जो लोग कोरोना काल में लोगों की सेवा करते दिखाई दे, ऐसे युवाओं को वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बतौर जरूर आगे बढ़ाएंगे। आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर का हिस्सा बने, एक योद्धा के रूप में अपनी बात रखी, बड़ी सारगर्भित तरीके से रखी। कहीं ना कहीं अहंकार विहीन अपना आपका खुद का व्यक्तित्व है। आपका ये व्यक्तित्व राजनीति में आपको जरूर आगे बढ़ाएगा। द प्राइम टॉक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। आपने हमसे चर्चा की, एक वॉरियर के रूप में चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।